सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं बच्चे आपके लिए। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी। किस नेचर के अंदर जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है उनमें डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है, किसी एरिया के अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं, वो क्या है बच्चे, डाइवर्सिटी है। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नाम लिखते हैं, नोमेनकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे, नाम रखना। जैसे हमारे घर में कोई नया बेबी बोर्न होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं, उसका नोमेनकल्चर करते हैं। उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, उनके ऑर्गेनिज्म के नाम रखे गए हैं, नोमेनकल्चर किया गया है। उनके नाम के अंदर दो वर्ड आते हैं। बाई का मतलब ही क्या होता है बच्चे, टू। नोमियल का मतलब होता है नेम। यहां पर टू नेम वाला नोमेनकल्चर पढ़ने वाले हैं। बोलो, बात समझ में आती है बच्चे। ये नोमेनकल्चर केरोलस लिनियस ने दिया था। डिटेल में समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है बच्चे। तो आज के लेक्चर में दो टॉपिक कवर होने वाले हैं। एक तो है बच्चे डाइवर्सिटी, जिसको बायोडाइवर्सिटी भी आप कह सकते हो। एक होगा बाइनोमियल नोमेनकल्चर। बोलो, बात समझ में आती है। शुरू कर सकते हैं लेक्चर को एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। चलिए भाई, सबसे पहले बढ़ते हैं अपन पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, या फिर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। देखो बच्चे, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज। किसी एरिया के अंदर जितनी ज्यादा नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट होगी, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे बायोडाइवर्सिटी के। यानी कि स्पीसीज का नंबर जब भी इंक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी किसी भी गिवन एरिया की। यहां पे देखो क्या लिखा गया है, बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसे आप नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, इसे आप टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। यानी कि अर्थ के ऊपर मिलने वाले जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उन्हें क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। बात समझ में आती है आपको। एक साइंटिस्ट हुए थे बच्चे, जिन्होंने नंबर ऑफ द टोटल अर्थ के ऊपर प्रेजेंट टोटल स्पीसीज का नंबर काउंट किया था। उन्होंने बताया था 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अगर और लैंग्वेज में लिखा जाए तो 17 टू 18 लैक्स स्पीसीज प्रेजेंट है इस ऑल ओवर अर्थ के ऊपर, जिसमें से 1.25 मिलियन तो है एनिमल्स, और बाकी जो बचे 0.55 मिलियन ये होते हैं प्लांट्स बच्चे। तो आप देख सकते हो एनिमल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट इन द नंबर, अंडरस्टूड। एनिमल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा है ना बच्चे, वो होते हैं इंसेक्ट, और प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा है बच्चे, वो है एंजियोस्पर्म्स। आपको अपने आसपास जितने भी प्लांट दिखाई देते हैं वो सब क्या है बच्चे, एंजियोस्पर्म है। और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो, बात समझ में आती है। मैंने आपको यह समझाया है बच्चे कि इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर 17 से 18 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। उसमें से लगभग 12,50,000 के आसपास एनिमल्स है, और उनमें से लगभग 5 लाख के आसपास क्या है बच्चे, उनमें से लगभग 5,50,000 के आसपास प्लांट है। जितने भी एनिमल है उनमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, जितने भी प्लांट है उनमें सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म के प्लांट है। इतना समझने के बाद अगली स्लाइड पे आते हैं बच्चे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। देखो बच्चे, जब भी हम बाजार से सामान खरीद के लाते हैं तो हम अलग अलग कैटेगरी के सामान को अलग अलग करते हैं। जैसे बेडरूम का सामान अलग कर दिया, किचन का सामान अलग कर दिया। उसी प्रकार जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। जिनमें सिमिलर कैरेक्टर है उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे, जिनमें दूसरे सिमिलर कैरेक्टर है उनको अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो कैटेगराइजेशन करेंगे, बेसिकली क्लासेस बनाएंगे अलग अलग। इसी को बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्यों जरूरी है ये क्लासिफिकेशन, जो बाजार से हम सामान लेकर आते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में क्यों डालते हैं, ताकि जब भी हमें उस मटेरियल की आवश्यकता हो तो एक ही सेकंड में पता रहे। क्या चाहिए, खाना खाना है तो किचन में जाओ, वहां पे सामान मिलेगा। क्या चाहिए, नींद लेनी है तो बेडरूम में जाओ, वहां पे बिस्तर मिलेगा, तकिया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बात समझ आती है। तो आसानी से चीजों को प्राप्त करने के लिए, टू गेट मटेरियल, टू गेट नॉलेज इजिली, हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का या फिर सब्सटेंस का। क्या लिखा है ध्यान से देख सकते हो,
प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कुछ भी ग्रुप किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट कैटेगरी आवश्यकता के अनुसार, जहां पर जिसके कैरेक्टर मिल रहे हैं उसे वहां पर कैटेगराइज करेंगे बच्चे, बेस्ड ऑन द सेम सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है बच्चे। बोलो बात समझ में आती है? जो बहुत ही इजीली पता चल जाते हैं कैरेक्टर, बाहर से ही दिख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके बेसिस पे क्या किया जा रहा है बच्चे? क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। बोलो बात समझ में आती है? एक एक लाइन क्लियर है आपके सामने। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, अलग अलग कैरेक्टर है भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, इस बेसिस पे अलग अलग टेक्सा यानी कि अलग अलग क्लासेस के अंदर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अंडरस्टूड? दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। अलग अलग ग्रुप बनाना ऑर्गेनिजम्स के, उस ग्रुप को नाम देंगे बच्चे टेक्सा, इस प्रोसेस को बोलेंगे टेक्सोनोमी। बोलो बात समझ में आती है? टेक्सोनोमी क्या है बच्चे? प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन की उसका नाम है बच्चे टेक्सोनोमी। और जो आप टेक्सोनोमी करते टाइम ग्रुप बना रहे हो ऑर्गेनिजम्स के, उस ग्रुप का नाम रखा गया है टेक्सा। इट इज ए रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड? ये टर्म किसने दिया था बच्चे? एपी डी कैंडोल ने ये टर्म दिया था। कौन सा टर्म? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया है? वर्ड किसने दिया है? कैंडोल ने ये वर्ड दिया है। आप याद रखेंगे इस चीज को। असेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी स्टडीज। ऐसे क्या बेसिस है इस मॉडर्न टेक्सोनोमी के, वो आपके सामने मेंशन्ड है। सबसे पहला है बच्चे मॉडर्न टेक्सोनोमी जो है उसके क्या क्या बेसिस रखे गए हैं। सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, उसकी बनावट कैसी है बाहर से, या फिर उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू है, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स है, इसको देखते हुए क्या किया गया है? टेक्सोनोमी किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर बाहर से बहुत ही अलग दिख रहा है तो अलग ग्रुप में, एक और ऑर्गेनिज्म मिला जो कि बाहर से वैसा ही दिख रहा है तो उसको भी उसी ग्रुप में, एक और मिला वैसा ही दिख रहा है तो उसको भी उसी ग्रुप में, एक मिला जो इनसे अलग दिख रहा है तो उसको दूसरे ग्रुप में। तो बाहर से देखने के ऊपर उस कैरेक्टर पे भी अलग अलग क्लासेस बनाई गई बच्चे। उसके बाद उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर सिमिलर टाइप का सेल प्रेजेंट है तो उसे सिमिलर ग्रुप में रखेंगे, डिफरेंट टाइप का सेल आते हैं डिफरेंट ग्रुप में डाल देंगे बच्चे। डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो ऑर्गेनिज्म जब पैदा हुआ, जब वो मैच्योर हुआ तो उसका डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस में हुआ। अगर सेम डेवलपमेंट की प्रोसेस है तो सेम ग्रुप में, अलग होते ही अलग ग्रुप बनाएंगे। अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो किस इकोलॉजिकल कंडीशन में रहता है, उसे रहने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसे रहने के लिए कितनी पीएच चाहिए, उसे रहने के लिए किस टाइप का क्लाइमेटिक चेंज चाहिए, इन सब को देखते हुए भी टेक्सोनोमी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है। बोलो बात समझ में आती है बच्चे? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। जब भी हम टेक्सोनोमी करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? टेक्सोनोमी, तो उसके अंदर क्या क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं बच्चे, हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला। क्या मिला? नया ऑर्गेनिज्म। अब हमें क्या करना है? बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म पहले से हमें पता थे उनका क्लासिफिकेशन हो रखा है, इस नए वाले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। हम इसके कैरेक्टर देखेंगे, अगर पहले से पता ग्रुप के अंदर कैरेक्टर मिले तो उस ग्रुप में रख देंगे, अगर इसके कैरेक्टर किसी से नहीं मिले तो एक नया ग्रुप बनाएंगे इसके लिए। अंडरस्टूड और नोट? तो ऑर्गेनिज्म के डिस्कवर होते ही क्या किया जाएगा? उसके कैरेक्टर को पढ़ाया जाएगा, यानी कि कैरेक्टराइजेशन किया गया। पहला स्टेप टेक्सोनोमी के अंदर 4 स्टेप करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? 4 स्टेप। उनमें से सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चे? उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को पढ़ना, कैरेक्टराइजेशन करना। इसमें क्या लिखा है देखो, लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बच्चे। ओल्ड टेक्सोनोमी जो थी, पुरानी टेक्सोनोमी, उसमें केवल बाहरी एक्सटर्नल कैरेक्टर देखते थे, यानी कि ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते थे। लेकिन जो न्यू टेक्सोनोमी आई बच्चे, मॉडर्न टेक्सोनोमी, उसके अंदर एक्सटर्नल तो देख ही रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल तो देख ही रहे थे, साथ में इंटरनल यानी कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी देखने लग गए। बोलो बात समझ में आती है? पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें बाहर बाहर से देखकर क्लासिफिकेशन कर रहे थे, अब जो नया क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें कैरेक्टर अंदर वाले भी देख रहे हैं। इंटरनल को बोलेंगे एनाटॉमी, एक्सटर्नल को बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। अंडरस्टूड है बच्चे? क्लियर है बच्चे?
अगली स्लाइड पे लेके चल सकता हूं। अगर आपने कैरेक्टर पहचान लिए हैं तब आप उसे आइडेंटिफाई करो भाई, क्या पहले से जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनके अंदर इसके कैरेक्टर मैच हो रहे हैं क्या? अगर मैच हो रहे हैं तो सीधा उसको वहां पे क्लासिफाई कर दो। तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस कैरेक्टर को, उसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। कंपैरिजन विथ कैरेक्टर्स ऑफ नॉन ग्रुप, जो ग्रुप हमें पहले से बना रखे हैं, हमने हमें उनके कैरेक्टर पता है, उनके साथ उन कैरेक्टर को मैच करेंगे जो अभी आइडेंटिफाई किए हैं। अंडरस्टूड? अगर मैच हुआ उसके बाद सीधा क्या कर देंगे, उसे क्लासिफाई कर देंगे, यानी कि हम बता देंगे कि ये नया ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। अगर कैरेक्टर मैच नहीं हुए तो उसके लिए नया ग्रुप बनाएंगे, उसको भी क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। जब क्लास के अंदर रख दिया तब उसका नाम रखा जाएगा, उसका नोमेनकल्चर किया जाएगा। जब उसे पूरी तरह उसके कैरेक्टर पढ़ के हम ये बता देंगे कि इसका ये किंगडम है, ये फाइलम है, ये इस जगह रखा गया है, तब उसका लास्ट में क्या रखा जाएगा बच्चे, नाम रखा जाएगा। तो ये 4 स्टेप होते हैं बच्चे किसके अंदर, टेक्सोनोमी के अंदर। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चे आपको, टेक्सोनोमी के अंदर 4 स्टेप होते हैं बच्चे। कितने स्टेप होते हैं, 4। याद नहीं करना है, समझना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करोगे भाई, ऑर्गेनिज्म मिला है, कैरेक्टर ही तो पढ़ोगे ना, बिना कैरेक्टर पढ़े तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टर पढ़ा, उसके बाद क्या करोगे, पहचानोगे ना, आइडेंटिफाई करोगे उसे कि भाई जो पहले पता किए हुए ऑर्गेनिज्म है उनसे मिल तो नहीं रहा है ये। तो इसके बाद क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन। अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उसे उस क्लास में रखोगे, क्लास में रखने को बोलेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे लास्ट में करेंगे नोमेनकल्चर। समझ में आएगा जब बाइनोमियल नोमेनकल्चर पढ़ा दूंगा ना, तब समझ में आएगा नाम लास्ट में क्यों रखा जा रहा है। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया बच्चे, आगे बढ़ सकता हूं क्या? इतना टॉपिक नोट कीजिए आप, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर अपन बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर और मैं समझाता हूं व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। क्या आपने टेक्सोनोमी समझी? बहुत ही बढ़िया समझी भाई। क्या होती है टेक्सोनोमी? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनकल्चर। बच्चे चारों याद रखने हैं। रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप है ना। ब्रांच ऑफ स्टडी, ये स्टडी की एक ब्रांच होती है बच्चे। टेक्सोनोमी के अंदर अगर आप फाइलोजेनी भी ऐड कर दो, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है, इसको अगर पता करते हैं, इसकी स्टडी अगर करते हैं टेक्सोनोमी करते टाइम, तो उस टेक्सोनोमी को बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सिस्टेमैटिक्स बोलते हैं। अंडरस्टूड है बच्चे? तब उसको क्या बोलेंगे अपन? सिस्टेमैटिक्स बोल लेंगे। देखो बच्चे, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, मैं आपको पहले से बोल दूं। टेक्सोनोमी क्या है? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। सिस्टेमैटिक्स क्या है? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते टाइम उसके इवोल्यूशन को ध्यान में रखना। बस इतना सा ध्यान में रखेंगे आप। अंडरस्टूड? आगे देखो, जो ये सिस्टेमेटिक वर्ड्स है ना, ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है बच्चे। इस सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजमेंट बच्चे। क्या होता है? अरेंजमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करेंगे, लैटिन के अंदर सिस्टेमा उसे बोलते हैं, और उससे क्या बना दिया? सिस्टेमेटिक्स बना दिया भाई। इस अरेंजमेंट के अंदर इवोल्यूशन को कंसिडर किया गया है। लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे इन एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। देखो, सिस्टेमा नेचुरे एक पब्लिकेशन आया था भी किसका? लिनियस का। इस लिनियस साइंटिस्ट ने, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, इन्होंने सबसे पहले सिस्टेमा नेचुरा अपने पब्लिकेशन में वर्ड यूज कर लिया था। ठीक है बच्चे? सिस्टेमा नेचुरे जो है किसकी किताब है, किसका पब्लिकेशन है? कैरोलस लिनियस का। इसके अंदर सबसे पहले सिस्टेमेटिक्स वर्ड को यूज किया गया है, जो कि लैटिन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टेक्सोनोमी के साथ इवोल्यूशन को भी कंसिडर करना। ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। उसने क्या बताया? देखो, नोमेनकल्चर स्टेप पे आते हैं हम अपन, कि भाई अगर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाम से बुलाएंगे
और वो लोग अगर एक साथ मिलने आए तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बोलो करेगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं स्टाइलस, कोई गांव का व्यक्ति आएगा इसको बोलेगा भाई लिखने का औजार। क्या बोलेगा? लिखने का औजार। तो हम जब मीटिंग करेंगे तो मैं कहूंगा स्टाइलस लेके आओ, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या मंगा रहे हैं। वो सोचेगा लिखने का औजार तो मंगा ही नहीं रहे ना, स्टाइलिस मंगा रहे हैं, उसे पता ही नहीं स्टाइलिस क्या होता है। तो अलग अलग नाम जो होंगे वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। बोलो क्रिएट करेंगे। तो नोमेनकल्चर स्टेप के अंदर क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। जो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था उस कंफ्यूजन को मिटा दिया है नोमेनकल्चर स्टेप ने। बोलो बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। नोमेनकल्चर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड। ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब कर दो, उसके बारे में पहले से कैरेक्टर पता करके एकदम उसकी हिस्ट्री बायोडाटा सब पता कर लो, तभी नोमेनकल्चर पॉसिबल है बच्चे। करेक्टली बढ़िया से तभी होगा। एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। हम ये जानते हैं ऑर्गेनिज्म को नाम उसके कैरेक्टर के बेसिस पे दिया जाता है बच्चे। जब कैरेक्टर पता करोगे तभी नाम दे पाओगे। अंडरस्टूड है? एक एक लाइन एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चे, सारे वर्ड एनसीईआरटी के हैं। प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम होता है उसको आप बोटेनिकल नेम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चे? बोटेनिकल नेम। यहां पे दो कोड आपको दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। जो प्लांट्स का नेम है उसे कौन वेरीफाई करता है? आईसीबीएन। पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। एनिमल्स के नाम को कौन वेरीफाई करता है बच्चे? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। वेरी इजी, बी की जगह क्या आ चुका है? जेड आ चुका है। जहां पर बोटेनिकल था वहां पर जूलॉजिकल आ चुका है। बोलो बात समझ में आती है बच्चे? कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दो कोड्स है, दो कमिटीज है हमारे पास जो कि प्लांट और एनिमल के नाम को वेरीफाई करता है कि भाई इस प्लांट को ये नाम आज से दिया गया है, इसकी पुष्टि करता है, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल बना देता है। क्लियर? ईच ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चे उसके पास एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दे देंगे, ये भी इसका ये भी इसका। नहीं, एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाएगा और एक नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा। दोनों बातों में डिफरेंस है बच्चे। एक नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाएगा। दोनों बातों में डिफरेंस है और दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेंशन भी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इनेबल टू पीपल। पीपल को पता होना चाहिए ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड के पार्ट से वो ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो पीपल हो, उसे पता होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का ये नाम दिया गया है भाई, और वो सेम नाम से ही बुलाया जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड के लोकेशन में रहने वाले पीपल के द्वारा। चाहे कहीं से भी आए व्यक्ति, पर्सन, अगर वो वीट को आइडेंटिफाई करना चाहता है तो वो कहेगा ट्रिटिकम एस्टाइवम। अगर वो मैंगो को आइडेंटिफाई करना चाहता है तो वो कहेगा मैंजीफेरा इंडिका। ये ऐसे नाम है, साइंटिफिक नेम है ये कभी भी नहीं बदलेंगे। चाहे कनाडा में साइंटिफिक नेम पूछे मैंगो का क्या रहेगा? मैंजीफेरा इंडिका। इंडिया में पूछे क्या रहेगा? मैंजीफेरा इंडिका। तो ये नाम बदलेगा ही नहीं ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा। उसकी बात चल रही है बच्चे। They also ensure that such name has not been used for any other organism। ये इंश्योर किया जाता है कि वो जो नाम इसे दे रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ये नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया हो पहले। ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए ये स्टेप लिया जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चे, बोटेनिकल नोमेनकल्चर के अंदर दो नेमिंग सिस्टम होंगे। यहाँ पर 2 वर्ड रखे जाएंगे। जो पहला वर्ड होगा, किसी का भी नाम बोलूं, जैसे मैं कहूं मैंगो का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। 2 वर्ड बोल रहा हूं, एक मैंजीफेरा एक इंडिका। जो पहला वर्ड होता है ना बच्चे, पहला, जैसे मैंगो में मैंजीफेरा है, ये उसके जीनस को डिनोट करता है। अब जीनस क्या होता है अगले लेक्चर में, अभी बस इतना ध्यान में रखो, जीनस को डिनोट करता है। जीनस होता क्या है? पूरा टेक्सोनोमिकल हायरार्की अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल लेटर से करते हैं बच्चे, इसे कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ना बच्चे, फर्स्ट लेटर, बस इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं। अंडरस्टूड है? जो सेकंड नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, यहां पर जो इंडिका वर्ड है ये स्पीसीज को डिनोट करता है और इसके नाम को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। अंडरस्टूड है? इसे अगर प्रिंट किया जा रहा है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म जो होती है उसे इटैलिक्स बोलते हैं। इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा।
अगर हाथ से लिखोगे, हैंड रिटन करोगे, तो इसे अंडरलाइन करोगे, वो भी सेपरेटली। जैसे मैं लिख के दिखा दूं आपको, मैंने लिखा मेंजीफेरा इंडिका। मैंने क्या लिखा बच्चे? मेंजीफेरा इंडिका। क्योंकि ये हैंड रिटन है, आपके सामने लिखा है भाई, तो इसे अंडरलाइन किया जाएगा। और जीनस के और स्पीसीज के नेम को अलग अलग अंडरलाइन करोगे, सेपरेटली अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बच्चे। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है भाई प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम। पूरे यूनिवर्स ने साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने को एक्सेप्ट किया है। ईच नेम जो होते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं बच्चे, इसीलिए इसे बाइनोमियल, बाई का मतलब ही टू, नोमियल का मतलब नेम, यहां पर टू नेम से बेसिकली पहला नेम जो होता है, फर्स्ट नेम, वो जीनस का नाम होता है। दूसरा नेम जो होता है बच्चे वो स्पीसीज का नाम होता है। कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था बच्चे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसलिए इसे टेक्सोनोमी का फादर बोलते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कैरोलस लिनियस। सर वो तो ठीक है, याद कैसे रखे? देखो बच्चे, कैरोलस को याद करो कार से, और टेक्सोनोमी को याद करो टैक्सी से। टैक्सी के अंदर क्या चलती है? कार चलती है। तो टेक्सोनोमी के फादर कौन है? कैरोलस है। इस ट्रिक के साथ आप याद रखेंगे। प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट के द्वारा प्रैक्टिस भी किया गया है। अंडरस्टूड है? जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मेंजीफेरा इंडिका। यहां पर जो मेंजीफेरा है वो इसके जीनस को, और इंडिका इसकी स्पीसीज को डिनोट करता है। मेंजीफेरा जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। अब मैं बात करूंगा कुछ रूल्स जो नोमेनकल्चर में यूज होते हैं बच्चे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जब अपन लिखते हैं या लिखवाते हैं किसी से, तो किन किन रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए उनकी बात करता हूं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 1 मिनट का पॉज लेकर। चलिए बच्चे, अब बताता हूं आपको रूल्स। देखो बच्चे, पहले मैं समझा देता हूं, बताना बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद। यहां पर दो वर्ड है बच्चे, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज का है। पहले वर्ड जो कि जीनस है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। दूसरा वर्ड जो कि स्पीसीज है, इसमें सारे लेटर ही स्मॉल होंगे, कैपिटल होगा ही नहीं। बात समझ आई? अगर इनको प्रिंट किया जाता है टाइपराइटर से तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड प्रिंट करते हैं। अगर इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो अंडरलाइन करते हैं, और दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये जो लैंग्वेज है, साइंटिफिक नेम की लैंग्वेज, ये लेटिन से उठाई गई है, यानी कि ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन ये लिखा जाना चाहिए। इन्हें लेटिन से उठाया गया है, बट छापा जाता है इटैलिक्स के अंदर। बोलो बात समझ आई? क्लियर है एकदम? तो यही रूल है बच्चे, ध्यान से देखो। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लेटिन के अंदर होते हैं बच्चे, लेटिन से उठाए हुए होते हैं, और इन्हें इटैलिक में लिखा जाता है, थोड़ा तिरछा लिखा जाता है बच्चे। इसलिए कहा जा सकता है कि ये लेटिनाइज्ड होते हैं और ये ड्राइव होते हैं लेटिन लैंग्वेज से। बिल्कुल सिंपल है, पैरा रूल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आओ, फर्स्ट वर्ड जो होता है बच्चे वो जीनस को, और सेकंड वर्ड जो होता है बच्चे वो स्पीसीज को दिखाता है। बिल्कुल क्लियर है, समझाई दिया पहले। तीसरे रूल पे आओ बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर ये हैंड रिटन किए गए हैं तो अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं? इन्हें अंडरलाइन करते हैं बच्चे। अगर इन्हें प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। और इनको उठाया कहां से बच्चे? लेटिन से उठाया है, इनकी ओरिजिन लेटिन से। क्या मैंने सब कुछ बता दिया? पहले ही बता दिया। फोर्थ में आ जाओ बच्चे, जो पहला वर्ड है जीनस का जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ, और जो स्पीसीज का वर्ड है वो स्टार्ट होता है बच्चे स्मॉल लेटर के साथ। स्टार्टिंग बताइए, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल, और बाकी सारे लेटर सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर क्या होंगे? स्मॉल ही होंगे, दोनों केसेस में, जीनस और स्पीसीज में। बोलो बात समझ आती है? बहुत ही बढ़िया से आ गई क्या? बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चे, मेंजीफेरा इंडिका, दो वर्ड है, ये जीनस का वर्ड है, ये स्पीसीज का वर्ड है। जीनस के वर्ड का पहला लेटर एम देखो कैपिटल है, स्पीसीज वर्ड का पहला लेटर आई देखो स्मॉल है। बात समझ आई? हाथ से लिखा जाएगा तो अंडरलाइन किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा तो तिरछा इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा। अंडरस्टूड है? अरे है या नहीं है? बिल्कुल है। आगे बढ़ जाऊं? बहुत ही बढ़िया। जिस राइटर ने ये नाम दिया है भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग एनिमल्स को नाम कौन देगा? साइंटिस्ट देगा। उस साइंटिस्ट को थोड़ा क्राइटेरिया देने के लिए, उसे थोड़ा सम्मान देने के लिए क्या किया जाएगा?
स्पीसीज एपिथेट के आगे एट द एंड उस बायोलॉजिकल नेम को लिख दिया जाएगा एंड में। बोलो बात समझ में आई? जो कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देखना, अब्स्ट्रेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, उसे कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, ना तो उसे इटैलाइज किया जाएगा, ना ही उसे तिरछा लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए देखो, मेंजिफेरा इंडिका लिन, ये जो लिन लिखा गया है ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने मेंजिफेरा इंडिका नाम दिया है बच्चे। लिन का मतलब है यहाँ पे कैरोलस लिनियस, पूरा नाम क्या होगा? कैरोलस लिनियस। इसे किस फॉर्म में लिखा जाएगा? अब्रिवेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चे? कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, देखो नहीं है, कभी भी इटैलिक्स में प्रिंट भी नहीं किया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, इटैलिक्स में भी नहीं लिखा जाएगा। यह इंडिकेट करता है स्पीसीज जो होती है बच्चे वो फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी लिनियस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लिन लिखा गया है। अब देखो कोई एक एग्जांपल दिया है आपके सामने, होमोसेपियन अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है। ऐसे लिख दिया तो भी गलत है क्योंकि ये स्मॉल है। ऐसे लिख दिया तब क्या दिक्कत है? अंडरलाइन नहीं किया इसलिए गलत है। ऐसे लिखा तब सही है क्योंकि अंडरलाइन भी है, दोनों अलग अलग भी है, ये कैपिटल ये स्मॉल भी है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये तरीका होता है सही नेम को आइडेंटिफाई करने का। तो यहाँ पर आज का लेक्चर ओवर करते हैं बच्चे। मैंने आपको डाइवर्सिटी बहुत डिटेल में बताया, मैंने आपको बायोलॉजिकल नोमेनकल्चर बहुत ही डिटेल में बताया। अब मैं इतने पोर्शन की एनसीईआरटी के मेजर एरिया आपको कवर करके दिखाता हूँ। एनसीईआरटी आप खुद भी पढ़ सकते हो वैसे, बट मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। जब भी आप अपने आसपास देखोगे आपको बहुत वैरायटी के अंदर ऑर्गेनिज्म दिखेंगे बच्चे, बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसे आप नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाओगे, नेकेड आई से नहीं देख पाओगे बच्चे। जो एरिया होता है जब भी वो इंक्रीज करता है तो वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है। एरिया जब भी इंक्रीज होता है तो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी इंक्रीज होती है। जितने बड़े जंगल को देखोगे उतने ज्यादा टाइप के एनिमल्स, उतने ज्यादा टाइप के प्लांट्स देख पाओगे। अंडरस्टूड सी बात है बच्चे। डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें आप देख सकते हो, उन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे एज ए स्पीसीज। अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट क्या है? अलग अलग स्पीसीज है बच्चे। नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि नोन है, डिस्क्राइब्ड है बच्चे, वो कितनी है बच्चे? 1.7 to 1.8 मिलियन है। 17 से 18 लाख है, सब कुछ बता दिया। इसी नंबर को क्या बोलेंगे बच्चे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। नंबर बोलो या फिर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ बोलो, इसी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एज ए बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। We explore new areas and even old ones. New organisms are continuously being identified. चाहे आप नया एरिया उठा लो, चाहे आप पुराना एरिया उठा लो, नए ऑर्गेनिज्म हमेशा आइडेंटिफाई होते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये पुराना एरिया है तो इसमें ऑर्गेनिज्म नया नहीं मिलेगा, जरूर मिल सकता है, बस थोड़े से अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है। अंडरस्टूड? ये जो लोकल नेम होता है ना बच्चे, लोकल नेम जो एक प्लेस पे ही उसे दिया जाता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है भाई। जैसे आम को हम लोग आम बोलते हैं, है ना, अमेरिका में उसे मैंगो बोलते हैं भाई। नाम तो अलग हो गए, लोकल नेम अलग अलग हो गए, ये लिखा गया है एनसीईआरटी ने। और ये लोकल नेम कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बोलो बात समझ में आई? नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम एक स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड देना जरूरी है, एक ही नाम देना जरूरी है। तो वो नाम दिया गया मेंजिफेरा इंडिका। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को इंडिया में बोलोगे मेंजिफेरा इंडिका लाके दे तो वो आम लाके देगा। अगर अमेरिका में बोलोगे मेंजिफेरा इंडिका लाके दे तब भी वो आम ही लाके देगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड नेम है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? आगे देखो, इसी प्रोसेस का नाम क्या है बच्चे? नोमेनकल्चर है भाई। बहुत बढ़िया से नाम देना, एक ही नाम देना पूरे वर्ल्ड के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को, नोमेनकल्चर है बच्चे। ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया हो। ये सारी की सारी लाइनें अभी पढ़ी थी बच्चे आपके सामने, मैंने खुद से टाइप करके लिख ली थी पहले से। वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड टू इट, हम जानते हैं कौन सा नाम उसे देना चाहिए उसे आइडेंटिफाई करने के बाद। इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं बच्चे। बोलो बात समझ में आती है क्या? बहुत ही बढ़िया। साइंटिफिक नेम जो होते हैं बच्चे वो एक प्रोसेस में रखे जाते हैं। प्लांट्स का नाम रखता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। एनिमल्स का नाम रखेगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। यही नामों को श्योर करते हैं, एक्सेप्ट बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। बोलो बात समझ में आती है? ईच नेम जो होते हैं बच्चे 2 कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर
पहला कंपोनेंट होता है उसके जीनस का नाम, जेनेरिक नेम, और दूसरा होता है उसकी स्पीसीज का नाम, उसके स्पेसिफिक एपिथेट का नाम। अंडरस्टूड। द सिस्टम जो है ये दो कंपोनेंट का बना होता है, इसलिए इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाई का मतलब भी टू, नोमिनियल का मतलब नेम बच्चे, बाइनोमियल है ना, तो बाई का मतलब टू और नोमियल का मतलब नेम बच्चे। दिस सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इसे किसने दिया था बच्चे? कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। इसीलिए टेक्सोनोमी का फादर किसे बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, इतना अंडरस्टूड कर रहे हैं भाई यहाँ पर। अब एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान से देखना। मेंजिफेरा इंडिका, मैंगो का नाम लिखा है और 4 वही रूल बताए हैं जो अभी अभी आपको समझाए हैं। एक भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम है 2 वर्ड होते हैं, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज। पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर और बाकी सारे लेटर भी स्मॉल। बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद सुनो, जो पूरा साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज से उठाया जा रहा है, इटैलिक में छापा जा रहा है, हाथ से लिखा जा रहा है, तो अंडरलाइन किया जा रहा है। बोलो याद रख पाओगे? इतना तो सब कुछ याद रख लिया है। और जो एब्रेटिव फॉर्म में सबसे पीछे साइंटिफिक का नेम लिखा जा रहा है ना, उसे ना तो अंडरलाइन करेंगे ना ही इटैलिक में लिखेंगे। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया भाई साहब, आगे लगा दिया आपने। अब ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, वही मोटी मोटी बातें लिखी है भाई, ग्रुप्स का बनाना ताकि इजीली अपन नॉलेज ले सके, इजीली हम उसे पहचान सके ऑर्गेनिज्म को, वही क्लासिफिकेशन है। और यहां पर लिख रहा है भाई टेक्सा क्या होता है, जो एक ग्रुप आप बना रहे हो ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को रख रहे हो, उसे टेक्सा की तरह रेफर किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे? टेक्सा की तरह रेफर किया जाता है। बोलो बात समझ में आती है? अंडरस्टूड है बच्चे? तो 2 स्लाइड हमें और रीड आउट करनी है भाई। कैरेक्टर के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग टेक्सा के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी बोलते हैं बच्चे। अगर इस टेक्सोनोमी के अंदर इवोल्यूशन को भी कंसिडर किया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं बच्चे? सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी रीड आउट करते हो भाई, सेल की स्ट्रक्चर भी रीड आउट करते हो, एक्सटर्नल भी करते हो, डेवलपमेंट भी रीड आउट करते हो, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी रीड आउट करते हो। बोलो बात समझ में आती है? जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन है और नोमेनक्लेचर है, ये प्रोसेस होती है बच्चे टेक्सोनोमी के अंदर, जिसमें से सबसे पहले क्या होगा बच्चे? कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर। ये स्टेप जो है सीक्वेंस में ही आप याद रखेंगे। Human beings has always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms। जो इंसान होते हैं बच्चे, ह्यूमंस होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं, है ना, जागरूक रहते हैं बच्चे। पार्टिकुलरली विद द रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो, मेडिसिन बनाने में, है ना, इनटेक लेने में बहुत ज्यादा यूजफुल चीज मिल जाए जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इसलिए ये सारे काम किए जाते हैं बच्चे। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। सिस्टेमेटिक्स क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? अगर आप इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को आप स्टडी करते हो इसी टेक्सोनोमी के साथ, उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हो, तो उसे सिस्टेमेटिक्स बोलेंगे। ये जो सिस्टेमेटिक वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। सबसे पहले इसे सिस्टेमा नेचुरे के अंदर पब्लिश किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ये जो सिस्टेमा है ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे के अंदर इसे पब्लिश किया था। ये सब मैंने आपको बता दिया भाई। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं भाई। सिस्टेमेटिक जो होती है वो अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये देखो सिस्टेमेटिक के अंदर इवोल्यूशन वाला रिलेशनशिप कंसिडर किया जाता है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको पहले ही बता दिया है। तो ये था बच्चे पार्ट 2। क्या था? पार्ट 2। अब अगला लेक्चर आएगा बच्चे पार्ट 3 के ऊपर। कौन सा? पार्ट 3 के ऊपर। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा चैनल के बायो में, या फिर आप थोरेक्स 100 सर्च करोगे किसी भी सोशल मीडिया पे तो आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा। जरूर से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए। हम मिलेंगे 3rd पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इसका। काफी डिटेल में सारे एग्जाम्पल याद करा दूंगा ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। चिल देन।